हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 32 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम एंड आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। अब देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से अपील होगी कि अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, आपका यही सपोर्ट, आपका यही प्यार हमें मोटिवेट करेगा और अच्छा करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस एंड रिवीजन भी बहुत जरूरी है और उसके लिए प्रेप आईएएस ने लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स 2023। तो देखिए, इस प्रोग्राम में, जो कि एक पेड कोर्स है, टोटल 35 पेपर्स होंगे अटेम्प्ट करने के लिए और इन पेपर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका 3 टाइम रिवीजन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। ओके, एंड दिस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इज कंप्लीटली अलाइंड विद दिस फ्री क्रैश कोर्स। तो आपका टाइमली रिवीजन हो जाएगा और टाइमली प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको क्या करना है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे आपको एक बार जाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 32 पे, दैट इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट 2। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नीति आयोग। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को अबोलिश किया और फिर 2015 में बनाया नीति आयोग। ओके, नीति आयोग बनाया गया। तो कब बनाया गया? 2015 में। कैसे बनाया गया? बाय एन एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। मतलब किसी लॉ के थ्रू इसको नहीं बनाया गया है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन्ड है। तो नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर स्टेचुटरी बॉडी, ये चीज ध्यान रखना। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन मीन जो यूनियन कैबिनेट है, उनके रिजोल्यूशन के थ्रू नीति आयोग को बनाया गया है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एंड नीति आयोग इज प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पॉलिसी इनपुट्स देने का आपका काम होगा कि किस तरह से अच्छी पॉलिसी आप बना सकते हैं। सो प्रीमियम पॉलिसी थिंक टैंक है। ओके, अब देखो, पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था एंड उसकी सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म थी वो क्या थी कि भाई वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते थे। जैसे कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ठीक है, एक पॉलिसी आपने बना दी और हर किसी को उसी को फॉलो करना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है और सबका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी अलग अलग है। तो टॉप डाउन अप्रोच हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगी। क्या करेगी? बॉटम अप अप्रोच। तो जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, वैसा ही सोल्यूशन उसको मिलना चाहिए। तो इसीलिए नीति आयोग को बनाया गया था बॉटम अप अप्रोच के लिए। ठीक है, मींस बॉटम अप अप्रोच रादर देन टॉप डाउन अप्रोच। ओके, अब देखो इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। देखिए, एक तो होंगे चेयरपर्सन, जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जो वाइस चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे और ये होते हैं रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। इसके अलावा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये भी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, और इनकी जो रैंक होती है वो क्या होती है? सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इन पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। जो फुल टाइम मेंबर्स हैं इनकी रैंक क्या होती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर। ओके। इसके अलावा इसकी एक गवर्निंग काउंसिल होगी, इसमें सभी चीफ मिनिस्टर्स होंगे एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी। ओके। तो बेसिकली स्टेट्स का भी यहां पे काफी क्रूशियल रोल होने वाला है। ओके। क्योंकि जब हम बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, तो स्टेट से बिना बात किए आप कैसे डिसीजन लोगे, इसलिए स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। देन रीजनल काउंसिल, जो कि नीड बेसिस पे आप बना सकते हो, जहां पे चीफ मिनिस्टर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे ऑफ यूटी के, एंड फिर स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, एक्सपर्ट्स हो गए, स्पेशलिस्ट वगैरह हो गए। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो नीति आयोग है इसमें स्पेशलाइज्ड विंग्स आपको मिलेंगी, जैसे कि रिसर्च विंग। भाई जब आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है तो काफी कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप यूज कर सको इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो उसके लिए रिसर्च विंग होती है, बेसिकली टू डेवलप इन हाउस सेक्टोरल एक्सपर्टीज। ओके। सेकंड होता है कंसल्टेंसी विंग। इसका क्या काम होता है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस ऑफ एक्सपर्टीज एंड फंडिंग। इसके अलावा क्या होती है, टीम इंडिया विंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर स्टेट से, हर मिनिस्ट्री से यहां पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ओके। हर स्टेट से, हर मिनिस्ट्री से यहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई स्पेशलाइज्ड विंग्स। इसके अलावा टू मेन हब्स भी होते हैं। टीम इंडिया हब, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, एंड पॉलिसी को डिजाइन करना, जो प्रोग्राम्स हैं उनके फ्रेमवर्क्स को डिजाइन करना, ये इनका मेन एम होता है। देन नॉलेज एंड इनोवेशन हब, बेसिकली इनका क्या काम होगा, टू मेंटेन स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। तो भाई जो गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उनकी रिपोजिटरी ये होगी क्या, नॉलेज एंड इनोवेशन, ठीक है। भाई आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ एग्जांपल्स होने चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ वर्क करती है, कौन सी नहीं करती है। तो इसका पूरा डेटा आपको कहाँ मिलेगा, नॉलेज एंड इनोवेशन हब में आपको मिलेगा, बिकॉज दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर, ये रिपोजिटरी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो नीति आयोग इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू वेरियस वर्टिकल्स, ठीक है। तो भाई जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, आर&डी, एचआरडी, तो इनके लिए अलग अलग वर्टिकल्स हैं। ओके, उसमें डिवाइड किया जाता है। देन दो अटैच्ड ऑफिस भी होते हैं। वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, तो भाई इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसर्च, डेटा कलेक्शन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रोग्राम्स आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उनका इवैल्यूएशन, उनकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जरूरी है, और इसके लिए वी हैव दिस अटैच्ड ऑफिस, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। ओके, अब देखो इनके फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन है पॉलिसी को डिजाइन करना, जो फ्रेमवर्क है प्रोग्राम फ्रेमवर्क उसको डिजाइन करना। देन जो पॉलिसी आप लेके आए हो उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना, उसको इवेल्युएट करना। ओके, टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो स्टेट्स हैं उनका भी रोल होना चाहिए इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओके,
एंड टू एक्ट एज ए रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब। ठीक है, आपके पास बेसिकली डेटा होना चाहिए कि भाई ये ऐसी पॉलिसीज हैं या ये ऐसे स्कीम्स हैं जो अच्छे तरह से काम करती हैं, तो वो डेटा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कुछ कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टेट्स को आपको शामिल करना होगा। देन हमें बॉटम अप अप्रोच की बात करनी है, तो विलेज लेवल पे आप प्लान बनाइए और फिर उनको एग्रीगेट करते रहिए। ठीक है, एट द हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तभी तो होगा आपका बॉटम अप अप्रोच। ओके, देन भाई जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा, उसको आपको शामिल करना होगा। इसके अलावा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको भी आपको डेवलपमेंट प्रोसेस में शामिल करना होगा, उनकी जो नीड्स है उनको आपको स्पेशल फोकस देना होगा। ठीक है, देन टू क्रिएट अ नॉलेज सिस्टम, इनोवेशन सिस्टम हमने बात की थी, स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। टू एक्टिवली मॉनिटर इवेल्युएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स इनिशिएटिव। देन कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करो, जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उस पर फोकस करो, मींस स्किल एजुकेशन, इन पे हमें फोकस करना है। ओके, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं नीति आयोग के। देन व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, देखिए अंत्योदय आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रायोरिटाइज सर्विस एंड अपलिफ्ट द पुअर। तो जो मार्जिनल सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, उनका भी आपको खास ध्यान रखना होगा। देन इंक्लूजन, ठीक है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको आपको इंक्लूड करना होगा इन डेवलपमेंट प्रोसेस। देन विलेज, भाई जो विलेज है उनको आपको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट विलेज इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस। और क्या है देखें, डेमोग्राफिक डिविडेंड, भाई इसके लिए हेल्थ पे फोकस करिए, है ना, एजुकेशन पे फोकस करिए, स्किल सेट पे फोकस करिए। ऑलराइट, देन पीपल्स पार्टिसिपेशन, देखिए जब तक सिटीजन्स अवेयर नहीं होंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। ओके, तो दिस इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। देन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ओपन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी। ओके, सो दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग। अब बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, देखिए इंपॉर्टेंट है एंड जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दिस इज मेन एजेंसी फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, तो भाई 1964 में एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू इसको सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सांता नाम कमिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 62 से 64। ओके, तो शुरुआत में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से इसको बनाया गया था। ओके, देन इन 2003 इसका स्टेटस चेंज हो गया, एक लॉ बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, तो आज की डेट में स्टेटस क्या है, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। ओके, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, इसको याद रखना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इसके अलावा देखिए इन 2004 दिस वाज डेजिग्नेटेड एजेंसी टू रिसीव रिटर्न कंप्लेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ ऑन एनी एलिगेशन ऑफ करप्शन मिसयूज ऑफ ऑफिस फ्रॉम विसिल ब्लोअर अंडर पिडपी एंड रिकमेंड एप्रोप्रिएट एक्शन। भाई पिडपी क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स।
ठीक है। तो आपको बनाया गया डेजिग्नेटेड एजेंसी, कंप्लेंट आप रिसीव करोगे 2004 में। तो भाई सीवीसी क्या है? अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड काम क्या होता है? टू मॉनिटर ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। देखिए, एक तो होंगे कमिश्नर, होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि चेयरपर्सन होंगे, और नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक है। तो 1+2 ये होगा कंपोजिशन। ओके, अब देखिए ये जो एक्ट है सीवीसी एक्ट 2003, इसमें क्या दिया हुआ है कि शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग पर्सन। तो क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है, क्या क्राइटेरिया है? हु हैव बीन और आर इन ऑल इंडिया सर्विसेज या फिर सिविल सर्विसेज ऑफ यूनियन, ठीक है, ठीक है, और इन अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हैविंग नॉलेज एक्सपीरियंस इन द मैटर्स related to vigilance, policy making, administration, policy administration. Okay, then who have held office or are holding office in a corporation established by or under any central act. तो यहीं से आप persons को लोगे इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी। कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, एंड लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। तो ये 3 मेंबर कमिटी है जो कि रिकमेंड करेगी। ओके, 4 इयर्स का टर्म होगा और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, 465। थोड़ा सा चेंज है ना, तो इसको एक बार ध्यान से याद करना। नोट्स बना लीजिए, टेबल बना लो, उससे फिर याद करो। ओके, आफ्टर देयर टेन्योर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपका टेन्योर खत्म हो गया, अब आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अब बात आती है रिमूवल की। तो वे प्रेसिडेंट आपको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ग्राउंड वही है जो हमने पहले देखे थे। अगर आप बैंकरप्ट हो गए, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस हो गया, ठीक है, पेड एम्प्लॉयमेंट हो गया, आप अनफिट हो, या फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे जो है प्रेसिडेंट आपको रिमूव कर सकते हैं। देन ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी भी आपको रिमूव किया जा सकता है, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट और इंक्वायरी होगी। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब मिसबिहेवियर क्या होगा, यह भी हमने देखा हुआ है कि अगर आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड हो, प्रॉफिट वगैरह आपको हो रहा है, तो वो सब होगा मिसबिहेवियर, तो डिफाइन किया गया है। अब आता है एमुलमेंट्स। देखिए, जो चेयरमैन है, कमिश्नर है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो भाई आपकी सैलरी अलाउंसेस सिमिलर होंगे टू यूपीएससी चेयरमैन, इंपॉर्टेंट है। एंड जो विजिलेंस कमिश्नर है उनके मेंबर ऑफ यूपीएससी। ओके, तो जो चीजें डिफरेंट होती है ना, उन्हीं पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसको याद करना। आगे बढ़ते हैं। दे कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे। अब ये फंक्शंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई? देखिए भाई, जो सीबीआई है ना, तो उसके ऊपर टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ठीक है। तो यहां पे सुपरिटेंडेंस किसका होगा? सीवीसी का होगा। ओके, एंड ये सीबीआई को डायरेक्शन भी दे सकते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी प्रोग्रेस को रिव्यू भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई। देन with respect to vigilance, to undertake an inquiry investigation to be made into any transaction in which public servant, ठीक है, जो कि काम कर रहा हो अंडर द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। अगर एलिगेशन है कि भाई इसने करप्शन किया हुआ है, ठीक है, तो उन सब में आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, ठीक है। देन टू टेंडर इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल एडवाइस टू डिसिप्लिनरी केसेस,
इन्वॉल्विंग विजिलेंस एंगल, तो आप एडवाइस कर सकते हो। और क्या काम होगा? टू अंडरटेक इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर पीडीपी, ये ऑलरेडी हमने देख लिया था। ओके, इसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द सीवीसी इन मेकिंग रूल्स रेगुलेशन गवर्निंग विजिलेंस मैटर्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स रिलेटेड टू मेंबर ऑफ सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो काफी वाइड इनके फंक्शंस हैं। इनकी वर्किंग देख लेते हैं भाई। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दिल्ली में है। सिविल कोर्ट की पावर होती है। आपका प्रोसीजर क्या होगा आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, सीवीसी आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी अंडरटेकन बाय एन एजेंसी एडवाइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स अथॉरिटीज कि भाई आप इस पर ये एक्शन लीजिए, आप एडवाइस करते हो। ठीक है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटीज शैल कंसीडर सच एडवाइस, आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो तो बताइए भाई क्यों नहीं माना आपने। ठीक है, तो आपको रीजंस बताने पड़ेंगे। इट शैल कम्युनिकेट द रीजंस फॉर द सेम टू द सीवीसी। ओके, देन जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है आपको प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करनी होगी और प्रेसिडेंट उसको प्लेस करेंगे बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, इसके अलावा देखिए इन ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट वहां पे चीफ विजिलेंस ऑफिसर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ही ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड सीवीसी ऑन वन हैंड एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड सीबीआई ऑन अदर हैंड। तो इन सब पॉइंट्स को आपको याद करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं लोकपाल की। देखिए, जो अन्ना आंदोलन था बेसिकली इसी के लिए हो रहा था, द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट ऑफ 2013। तो भाई इसमें क्या दिया हुआ है कि यूनियन लेवल पे लोकपाल होंगे और स्टेट्स के लेवल पे लोकायुक्त होंगे। पर्पस क्या है? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट सर्टन पब्लिक फंक्शनरीज। ठीक है, तो भाई करप्शन को लेके इसको बनाया गया था लोकपाल लोकायुक्त को। अब देखो, लोकपाल विल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8 members, 1+8, of which 50% shall be judicial members and 50% shall be from SC, ST, OBC, minorities and women। ठीक है, ताकि जितने भी सेक्शंस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पे हो जाए। तो भाई 1+8। ओके, अब भाई इनका जो अपॉइंटमेंट होगा तो 2 स्टेज प्रोसेस है। सबसे पहले एक सर्च कमिटी होगी, तो ये सर्च कमिटी रिकमेंड करेगी पैनल ऑफ नेम्स कि भाई ये 15-20 नाम है, इसी में से आप चूज कर लीजिए। ठीक है, टू द हाई पावर सिलेक्शन कमिटी। ये सेकंड स्टेज हो जाएगी। अब देखो, ये जो सर्च कमिटी है इसमें 50% मेंबर्स ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज एंड वुमेन से होंगे। ठीक है, जो सिलेक्शन कमिटी है जो कि हाई पावर कमिटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लोकसभा स्पीकर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नॉमिनी, एंड एन एमिनेंट जूरिस्ट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द पैनल। ठीक है, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट द रिकमेंडेड नेम्स। ओके, जहां तक रिमूवल की बात है तो भाई चेयरपर्सन और एनी मेंबर शेल बी रिमूव्ड बाय हिज ऑफिस बाय order of president on grounds of misbehavior after Supreme Court report. Okay, and for that a petition has to be signed by at least 100 members of parliament। ये चीज ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखो इनका जुरिडिक्शन क्या होगा? एनीवन जो कि प्राइम मिनिस्टर है या रहा हो, मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइम मिनिस्टर भी इनके दायरे में आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है, इसके अलावा चेयरपर्सन्स, मेंबर्स, ऑफिसर्स। ठीक है, स्टेब्लिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और होली और पार्टली फंडेड बाय द सेंटर। ठीक है, देन एनी सोसाइटी ट्रस्ट, ठीक है, जो 10 लाख से ज्यादा का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है, तो वो सब इनके दायरे में होंगे। ठीक है, अब भाई इनकी जो सैलरीज होंगी, जो अलाउंसेस होंगे लोकपाल के, जो चेयरपर्सन है वो बराबर होंगे
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एंड जो दूसरे मेंबर्स हैं सिमिलर टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं दे आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ओके, ताकि इंडिपेंडेंस बनी रहे, ओके। अब देखो जब बात आती है प्राइम मिनिस्टर की तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो क्या है? देखो, इट डज नॉट अलाउ अ लोकपाल इंक्वायरी अगर एलिगेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस के मैटर पे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर पे हैं, पब्लिक ऑर्डर के मैटर पे हैं, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मैटर पे हैं। तो इस केस में आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर आर नॉट टू बी प्रोब्ड अनलेस full लोकपाल बेंच कंसीडर द इनिशिएशन ऑफ इंक्वायरी एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर अप्रूव करें। तो जितने भी आपकी बेंच है, ठीक है, हमने 1+8 देखा था, जितने भी हैं तो फुल बेंच बैठेगी और फिर डिसाइड करेगी। तो 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, तभी आप इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सच एन इंक्वायरी अगेंस्ट द पीएम अगर कंडक्ट होती है तो वो टू बी हेल्ड इन कैमरा, ठीक है। एंड अगर मान लो आफ्टर इंक्वायरी ये पता चलता है कि ये जो कंप्लेंट है किसी काम की नहीं है, डिसमिस करना होगा, देन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंक्वायरी आर नॉट टू बी पब्लिश्ड एंड मेड अवेलेबल टू एनीवन। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जो पीएम के लिए रखे गए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ओके। अब देखो इनकी फंक्शनिंग को देख लेते हैं। देखो, पावर विद रिस्पेक्ट टू सीबीआई, देखिए पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग द सीबीआई, ठीक है, फॉर केसेस रेफर टू देम बाय लोकपाल। तो भाई बहुत ही पावरफुल ये बॉडी है, ठीक है। देन इसमें एक इंक्वायरी विंग होगी जो कि कंडक्ट करेंगी इंक्वायरी को, एंड प्रोसिक्यूशन विंग होगी, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। यहाँ पे टाइमलाइन भी दिया हुआ है कि भाई जैसे जो इंक्वायरी है वो 3 मंथ में खत्म कर लीजिए, आप उसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 3 मंथ। जो इन्वेस्टिगेशन है वो 6 मंथ में एंड करिए, उसको फर्दर आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर 6 मंथ। जो ट्रायल होगा, ठीक है, वो 1 ईयर में आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है, एंड उसको एक्सटेंड कर सकते हो 1 ईयर के लिए, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे। देन जो प्रॉपर्टी है उसको आप कन्फिस्केट भी कर सकते हो, जब्त कर सकते हो, ठीक है। द एक्ट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजन फॉर अटैचमेंट confiscation of property acquired by corrupt means even while prosecution is pending, okay। अब देखो दिक्कत क्या है लोकपाल में। देखो, द एक्ट प्रोवाइड्स दैट लोकपाल शेल नॉट इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट जो कि 7 ईयर्स के बाद आप कंसीडर कर रहे हो, मेड आफ्टर 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो भाई उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो। देन सुओ मोटो पावर आपके पास नहीं है, ठीक है, सुओ मोटो पावर आपके पास नहीं है। देन देखिए जो लोकायुक्त वाली बात आती है, तो ये जो एक्ट है इसमें क्या कहा गया है कि इन एवरी स्टेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, आपको लोकायुक्त बनाने पड़ेंगे, बट काफी स्टेट्स ने नहीं बनाए हैं, तो ये एक इश्यू है। देन स्टेट लेजिस्लेचर दे आर फ्री टू डिटरमाइन द पावर्स जुरिडिक्शन ऑफ लोकायुक्त, ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है, तो उनकी विल के ऊपर डिपेंड करेगा, उनका डिस्क्रिप्शन है, ओके। सो दिस इज अबाउट लोकपाल। एंड देखिए अगर आप कोई कंप्लेंट करते हो और वो फॉल्स निकल जाती है तो फिर हैवी पनिशमेंट है, तो भाई डर के मारे लोग कंप्लेंट ही नहीं करेंगे। देन इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर बहुत ही नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, तो ये सब इश्यूज हैं लोकपाल के केस में, ओके। अब बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। तो भाई ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है, 2009 में इसको बनाया गया था आफ्टर मुंबई टेरर अटैक, ठीक है, उसके बाद बनाया गया था। अब देखिए एनआईए इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करेगी, नॉट प्रेसिडेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अपॉइंट करती है। एंड पावर्स आर सिमिलर टू पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओके। एंड दिस इज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई किसका
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट्स दे एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस कोऑपरेशन टू एनआईए फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड अंडर एनआईए एक्ट। तो जो एक्ट है ना उसमें बताया हुआ है कि भाई आपका स्कोप क्या होगा, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती हैं, आपको असिस्ट करती हैं। अब देख लेते हैं भाई क्या आपका जुरिडिक्शन है। तो बेसिकली वो ऑफेंसेस जो कि इंडिया की सोवेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स इनको अफेक्ट कर रहे हैं, देन ऑफेंसेस अंडर वेरियस एक्ट इनेक्टेड टू इंप्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन एटसेट्रा, empowered to probe टेरर अटैक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द बॉम्ब ब्लास्ट, हाईजैकिंग, ये सब इसमें एनआईए काम करती है। देन एनआईए इज ऑल्सो empowered टू प्रोब द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफिट करेंसी, जो नकली नोट वगैरह आते हैं, जाली नोट, बैंक नोट्स, ठीक है, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ठीक है, साइबर टेररिज्म, तो इन सब में जो जुडिक्शन होगा वो एनआईए का होगा। ओके, अब अगली जो बॉडी आती है वो आती है सीबीआई। तो भाई जैसे जो एनआईए था वो तो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, बट जो सीबीआई है इसका देख लेते हैं। तो 1963 में सेटअप किया गया था बाय रिजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। एट प्रेजेंट अटैच्ड ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये इंपॉर्टेंट है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ओके, एंड इट वाज रिकमेंडेड बाय सांतानाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ओके, तो भाई ये जो सीबीआई है ना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ओके, इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो स्टेटस क्या है, अटैच्ड ऑफिस का है, एंड इट डिराइव इट्स पावर फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ओके, अब देखो सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एज वेल एज मेंटेनिंग इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ जो सीवीसी हैं, जो लोकपाल हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा ऑल्सो एक्ट एज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटरपोल इन इंडिया। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई टोटल 7 डिविजन्स हैं। एंटी करप्शन डिवीजन, तो जो करप्शन वाले केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वो भी इनका एरिया है। स्पेशल क्राइम्स, ओके, देन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो आप देख सकते हो कि करप्शन के केसेस हो गए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए और स्पेशल क्राइम्स, ठीक है, तो उन सब में कौन रहेगा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इतना काफी है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। बाकी इनमें क्या इश्यूज वगैरह होते हैं वो सब मेंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सो विद दिस ये जो हमारा आज का लेक्चर इसको हम एंड करेंगे, इतना काफी है। ओके, इसी को बार बार रिवाइज करिए, एंड जो भी आपका फीडबैक आप हमें दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड देखो काफी कुछ याद करना ही है क्योंकि ये सब चीजें फैक्चुअल है, यहाँ पे समझने का कॉन्सेप्ट इतने नहीं होते हैं। ओके, तो आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये पीडीएफ आपको मिली जाती है। एंड देखिए अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप काफ़ी तरह से हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप मेल कर सकते हैं, आप पोर्टल पे जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में। एंड अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है जो कि हमारा एक पेड प्रोग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।